पहला डिफिनेशन थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग डेल्टा एच फॉर्मेशन पढ़े थे, याद है? दूसरा डिफिनेशन डेल्टा एच कंबशन चल रहा था, है ना? ऐसे थर्मोकेमिस्ट्री में जो इससे पहले क्लासेस हुए हैं उसमें हमने व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री, है ना, एंड फिर हमने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का सेपरेशन पढ़ा कि क्या डिफरेंस है उन दोनों में, ग्राफ भी पढ़ा, नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन पढ़े कि दो थर्मोकेमिकल इक्वेशन को ऐड करते हैं तो क्या होता है, याद है? हेस लॉ, लेप्लास लॉ, ये सब पढ़ा ना? कोई रिएक्शन ए टू बी है, अगर उसका डेल्टा एच है तो बी टू ए क्या होगा, माइनस डेल्टा एच, ऐसे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एंड एट द सेम टाइम हमने ये भी पढ़ा था उस इस सबसे पहले, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, है ना, रिएक्टेंट अमाउंट के, रिएक्टेंट के अमाउंट पे, है ना, टेम्परेचर पे। किरचॉफ्स इक्वेशन था कि वेंटॉफ इक्वेशन था? किरचॉफ्स था, याद है? उस पे क्वेश्चंस वगैरह भी कराया था। तो इसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, 1 मोल सब्सटेंस, इसमें प्रोडक्ट 1 मोल बनना चाहिए, है ना? प्रोडक्ट का फेज कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट बनना चाहिए 1 मोल फ्रॉम द रिएक्टेंट इन देयर एलिमेंटल स्टेट, रेफरेंस स्टेट, मोस्ट एबंडेंट एंड नेचुरली अकरिंग स्टेट। बहुत बार इस पर डिस्कशन हुआ है। यहाँ पे डेफिनेशन में 1 मोल फ्यूल को बर्न करना है एक्सेस ऑफ O2 में, so that CO2 और वाटर और बोथ कैन बी द प्रोडक्ट, है ना? ये बताया था। अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या है ना? थोड़ा सा पार्ट समझिए, डेफिनेशन तो आप समझ गए, लेकिन हीट ऑफ कंबशन का एप्लीकेशन क्या है ना? बहुत बार क्या होता है, अलग अलग फ्यूल का आप हीट ऑफ कंबशन निकालते हो, जैसे इथेन का, मीथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, पेट्रोल, डीजल, इन सब का क्या निकालते हैं हम लोग? हीट ऑफ कंबशन। तो हम क्या करते हैं, एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, कैलोरिफिक वैल्यू या फ्यूल वैल्यू, है ना? उससे पता चलता है कि कौन सा फ्यूल ज्यादा एनर्जी दे सकता है, कौन सा फ्यूल किस पर्पस में यूज हो सकता है, ये भी पता चलता है कैलोरिफिक वैल्यू से। तो लिख लीजिए, कैलोरिफिक वैल्यू और फ्यूल वैल्यू, एप्लीकेशन देखिए, ये टर्म लिखिए, कैलोरिफिक वैल्यू और फ्यूल वैल्यू। डेफिनेशन लिखो, बड़ा सिंपल है, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, कैलोरिफिक वैल्यू और फ्यूल वैल्यू। तो इसमें लिखना है अमाउंट ऑफ हीट evolved, released when 1 gram of substance amount of heat released or evolved when 1 gram of substance, ब्रैकेट में फूड और फ्यूल, ब्रैकेट क्लोज, फूड भी लिख सकते हो, फ्यूल भी लिख सकते हो, है ना, फूड और फ्यूल is completely burnt or oxidized, is completely burnt or oxidized। मुझे बता सकते हो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर मैं मीथेन को बर्न करता हूं, है ना, और इसका डेल्टा एच कंबशन अगर मान लो -300 है, -400 ले लो, चलो 400 किलो जूल है पर मोल, तो व्हाट इज कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ मीथेन? सोचो, डिफिनेशन के हिसाब से सोचो। अगर आपको दोनों का डिफिनेशन समझ में आता है, हीट ऑफ कंबशन का और फ्यूल वैल्यू का, तो फिर लिखा ही है, तो तुरंत बता दोगे कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ मीथेन क्या होगा। दिमाग लगाओ। अरे कैलोरिफिक वैल्यू 1 ग्राम फ्यूल के लिए है, कहाँ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर रहा है, हीट ऑफ रिएक्शन थोड़ी बोल रहा है निकालने के लिए। क्या होगा, एनीवन? कैलोरिफिक वैल्यू या फ्यूल वैल्यू का जो फॉर्मूला होगा, अगर तुम समझ रहे हो, तो डेल्टा एच कंबशन बाय मोलर मास होगा, डेल्टा एच कंबशन बाय, अरे 16 ग्राम मीथेन के लिए। अच्छा, ये कौन सा हीट बता रहा है, 400, क्या कौन सा हीट है? 1 मोल के लिए है ना, 1 मोल मीथेन, 1 मोल फ्यूल के लिए कितना एनर्जी है, 400। अरे ऐसा नो, तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, यूनिटरी मेथड है, सिंपल मोल वाली बातें हैं। तो हम बोलेंगे -400/16, कितना हो जाएगा,
माइनस 25 किलो जूल पर ग्राम यहाँ पे लिख देना अब। ठीक है, सही है, कैलकुलेशन सही है, बोलो। यहाँ पे क्या लिखो, देखो वहां क्या लिखा था, -400 किलो जूल पर मोल। पर मोल मतलब 16 ग्राम। मीथेन का मोलर मास 16 ग्राम होता है, ये तो पता होना चाहिए। अरे ऐसा नो, तो एक मोल के लिए अगर इतना एनर्जी है तो 1 ग्राम के लिए नहीं निकाल सकते क्या? तो कैल्विक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी लिख के रख लो। कैल्विक वैल्यू इज, है ना, लिखा। आगे लिख लेना नोट में, हायर द कैल्विक वैल्यू मोर एफिशिएंट इज द फ्यूल इज। हायर द कैल्विक वैल्यू more efficient is the fuel is। Higher the calorific value, more efficient the fuel is। Higher the calorific value, more efficient will be the fuel। समझ गए? जितना ज्यादा कैलोरिफिक वैल्यू होगा फ्यूल उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होगा। यहाँ तक क्लियर है ना? देखो, जैसे मान लो, अगर मान लो फ्यूल है यहाँ पे एक्स वाई जेड, ये तीनों फ्यूल है, और इसका डेल्टा एच कंबशन मान लो -100 है, -80 है, -200 है, एंड तीनों का मोलर मास, इन सब का मोलर मास है ना, मान लेते हैं इसका तुम्हारा 10 है मोलर मास, 10 ग्राम पर मोल, 10 ग्राम पर मोल। क्लियर है? वाई का मोलर मास जो है मान लेते हैं सपोज 12 ग्राम पर मोल है, ठीक है, और इसकी मोलर मास मान लेते हैं 40 ग्राम पर मोल है। अगर आपसे पूछ दिया जाए, माइनस मत रखना, ग्राम में रखो, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा एक्स वाई जेड में कौन सा फ्यूल सबसे अच्छा है, विच फ्यूल इज बेस्ट, विच फ्यूल इज बेस्ट, है ना? इसमें ना इसको थोड़ा और कम कर देते हैं, चलो इसको 4 ग्राम कर देते हैं। अब देखो होता क्या है, अगर तुम पर मोल देखोगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसने रिलीज किया? एक मोल जेड ने बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज किया है, राइट? इसको मैं बोल रहा हूँ किलो जूल पर मोल, चलेगा? सबसे कम एनर्जी किसने रिलीज करा है? एक मोल वाई ने सबसे कम एनर्जी रिलीज करा है। मेरी बात समझ रहे हो? आप क्या कर सकते हो, जो हीट ऑफ कंबशन है उससे आप एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल नहीं बता सकते। हीट ऑफ कंबशन पर मोल डिफाइंड होता है, हम फ्यूल की इफिशियंसी डिसाइड करते हैं पर ग्राम, मोल के हिसाब से डिसाइड नहीं करते। देखो हमें क्या है ना कि फ्यूल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, मान लो ट्रांसपोर्ट करना है, तो मोल में ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन मास मैटर करता है ना हमारे लिए। अरे समझ रहे हैं? मास मैटर करता है ना। जैसे रॉकेट के लिए कौन सा फ्यूल यूज करें, जिसकी पर ग्राम कैलोरिफिक वैल्यू हाई होगी या लोएस्ट होगी? सोच के देखना है, रॉकेट के लिए कौन सा फ्यूल यूज करें जिसकी पर ग्राम कैलोरिफिक वैल्यू बहुत हाई होगी या बहुत लो होगी? बहुत हाई होनी चाहिए। पर ग्राम क्यों बोल रहे, पर मोल क्यों नहीं बोल रहे? अब मान लो कोई मिसाइल्स है, कोई रॉकेट है, उसको जाना है स्पेस में, तो वो ज्यादा मास लेके जा सकता है, कम मास लेके जा, वो वाली बात है ना। मतलब कम मास में अगर ज्यादा एनर्जी मिल जाए तो बेस्ट है ना जी। अरे ऐसा नो, इसीलिए हमें मायने रखता है कि पर ग्राम उसकी क्या औकात है, पर मोल कितना भी हो,
तो अब इन तीनों का अगर कैलोरीफिक वैल्यू निकालोगे तो इसका आ जाएगा -10, है ना, किलो जूल पर ग्राम। इसका आ जाएगा -20, नहीं, किलो जूल पर ग्राम। और इसका कितना आएगा? माइनस -5 किलो जूल ना। अरे यस नो, वही तो समझने वाली बात है। देखो, पर मोल जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू था उसका तो कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम आया, और जिसका पर मोल सबसे कम वैल्यू है उस, क्योंकि मोलर मास उसका कम है जी। समझ रहा है? कौन सा फ्यूल सबसे ज्यादा एफिशिएंट माना जाएगा? वाई। फ्यूल वैल्यू के हिसाब से, कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से सबसे अच्छा फ्यूल क्या हो सकता है इस डेटा में, ये समझना। इसीलिए मैंने ये लाइन लिखाया और उसके बाद ये क्वेश्चन दिया कि मोर इज द फ्यूल वैल्यू, मोर एफिशिएंट इज द फ्यूल इज, मोर इज द फ्यूल वैल्यू, मोर एफिशिएंट इज द फ्यूल इज। मेरी बातें आ रही समझ में? इज इट डिपेंड्स ऑन टोटल हीट ऑफ कंबशन? इफिशियंसी ऑफ फ्यूल डिपेंड्स ऑन टोटल हीट ऑफ कंबशन। क्या ये 100% ट्रू है? नहीं। हमें क्या देखना पड़ेगा? पर मोल देखनी पड़ेगी बातें, है ना। लिख लो जल्दी से। देखो यहाँ पे एक होमवर्क देता हूं मैं आपको कि आपको फ्यूल वैल्यू या कैलोरीफिक वैल्यू पता करके लाना है। जैसे H2 का क्या है, मीथेन का क्या है, इथेन का क्या है ना। कॉमन जो प्रोपेन C3H8 क्या है। तुम 1 ग्राम व्हाइट एग का भी पता करके लाओ, है ना। 1 ग्राम शुगर का पता करके लाओ। मतलब डिफरेंट फूड आइटम्स का भी कैलोरीफिक वैल्यू पता करके लाइए। क्लियर है? समझ गए? 1 ग्राम जो स्टीम राइस है उसका क्या है, समझ गए? 1 ग्राम ब्रेड, उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या है पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम लिखने का जरूरत नहीं, मैंने कैलोरीफिक वैल्यू बोल दिया, इसका मतलब क्या, पर ग्राम ही तो करना है। समझ में आ रहा है? बहुत बार ऐसा होता है बच्चे कि इसका वैल्यू जो है ना इतना ज्यादा होता है, मतलब तुम जब देखोगे सारे फ्यूल में तो इसका बहुत ज्यादा होता है ना। आई गेस मेरे पास इसका वैल्यू लिखा होगा। H2 का ना, हाँ, 150 किलो जूल पर ग्राम होता है। तो इसको बेस्ट फ्यूल बोलते हैं, लेकिन बेस्ट फ्यूल फॉर नॉट किचन पर्पस। गलती से भी यूज मत करो, पता चला वो बर्तन ही पिघल गया। समझ गया? क्लियर है ना? जो एलपीजी में है वो सबका कैलोरीफिक वैल्यू इतना ज्यादा है, मतलब इतना सफिशियंट है कि अंदर का खाना पकता है, वो बर्तन नहीं पिघलता। तो इसीलिए आपको वहाँ एलपीजी में जो कंपोनेंट्स होते हैं, एलपीजी में कौन कौन सा गैस होता है पता करो, पेट्रोल में कौन कौन सा कंपोनेंट्स है। पेट्रोल मिक्सचर ही है, एलपीजी भी मिक्सचर है, सिर्फ एक कंपोनेंट नहीं। हाँ, कोई कंपोनेंट ज्यादा कम होगा वो एक बार पता कीजिए, है ना। समझ गए? तो कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ा सा आप लिख के रहिए, जैसे चारकोल का क्या है, कोल का क्या है, लकड़ी वुड का क्या है। समझ गए ना? तो ये कैलोरीफिक वैल्यू आपको करके आना है, समझ गए? तो होमवर्क ये है। अब इसमें सेकंड एप्लीकेशन क्या है बता देता हूँ। कुछ लिख के लाइए, इसको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, है ना। दूसरा है, दूसरा एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट डेल्टा एच ऑफ एनी रिएक्शन इफ डेल्टा एच कंबशन ऑफ all reactants and products are given। अगर कोई रिएक्शन है ना बच्चे, A of A, B of B, C of C, D of D, ध्यान रखना डेल्टा एच कंबशन ऑफ A गिवन है x1 किलो जूल पर मोल। यहाँ पता है ए बी सी डी सब फ्यूल है, मतलब ए को अलग से बर्न करोगे ना O2 में तो x1 एनर्जी मिलेगा, बी को अलग से O2 में बर्न करोगे तो x2 मिलेगा। समझ गए? डेल्टा एच कंबशन ऑफ बी x2, डेल्टा एच कंबशन ऑफ सी क्या दिया हुआ है x3, डेल्टा एच कंबशन ऑफ डी, क्योंकि सब मैं फ्यूल बोल रहा हूं। अगर किसी रिएक्शन में ए बी सी डी, आपको याद होगा कि अगर ए बी सी डी का
फॉर्मेशन वाला डेटा दिया था, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ ए मान लो y1 है, फॉर्मेशन ऑफ बी y2 है, फॉर्मेशन ऑफ डी सॉरी सी y3 है, y4 है। लास्ट क्लास बताया था कोई एक टारगेट इक्वेशन का अगर हीट चेंज निकालना है और फॉर्मेशन वाला डेटा दिया है तो कल लास्ट क्लास का फॉर्मूला याद करो। अगर ये टारगेट इक्वेशन है और आपको ए बी सी डी का हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है और टारगेट इक्वेशन का हीट चेंज निकालने बोला गया है, उसको मैंने लास्ट क्लास लास्ट टू लास्ट लेक्चर दोनों तरीके से बताया था। इनफैक्ट लास्ट लेक्चर थी, एक तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला से बताया था, फिर मैंने 4 इक्वेशन ऐड करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके बताया था। तो इसका डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। याद है इस पे क्वेश्चन भी किया था और हम अकॉर्डिंग टू डेटा आप देखो सी मोल ऑफ सी बना है, ये ए बी है, ये 0 0 है। रिएक्शन जब खत्म हुआ तो ये दोनों 0 0, ये सी और डी बन गया। What is the moles of reactant taken, which is equal to coefficients? How much moles of products are formed, which is again equal to coefficients? तो इस केस में देखो C कैपिटल C का स्मॉल c मोल बना है और पर मोल C के लिए y3 है, तो यहाँ C इंटू y3 लिखना पड़ेगा प्लस D इंटू y4 माइनस A इंटू y1 प्लस B इंटू, ये तो लास्ट क्लास बताया था। अब यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला रट लो कि अगर किसी रिएक्शन का हीट ऑफ कंबशन पूछा गया आपसे, किसी भी रिएक्शन का हीट ऑफ कंबशन पूछा गया लेकिन एबीसीडी का सॉरी किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज पूछा गया और एबीसीडी का कंबशन वाला डेटा गिवन है, फॉर्मेशन वाला नहीं, तब इसी रिएक्शन का डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन गिवन बाय द फॉर्मूला हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, यहां पे उल्टा हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए को अलग से बर्न किया O2 में तो X1 रिलीज हो गया, और ए को अगर तुमने इस एलिमेंट से बनाया, बर्न नहीं किया, ए के 1 मोल को उसके स्टैंडर्ड स्टेट वाले एलिमेंट से बनाए, तब एनर्जी कितना इन्वॉल्व है? दोनों अलग अलग बातें हैं। ए को O2 में बर्न कर रहे हो तब X1, और 1 मोल ए को बना रहे हो किससे किससे बना रहे हो? फ्रॉम देयर एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो ये डेटा अलग बातें हैं। अगर किसी टारगेट इक्वेशन का एंथैल्पी चेंज निकालना है और उस टारगेट इक्वेशन का कंबशन वाला डेटा गिवन है, तब ये फॉर्मूला लगाना है। अगर किसी टारगेट इक्वेशन का एंथैल्पी चेंज निकालना है और उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन वाला डेटा गिवन है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करने हैं। किसी टारगेट इक्वेशन का एंथैल्पी चेंज निकालने हैं और रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंबशन वाला डेटा गिवन है, तब ये फॉर्मूला लगाना है। तो यहां पे पता है सॉल्व करके क्या आने वाला है? AX1 क्योंकि रिएक्टेंट पहले है ना बच्चे, BX2 पर मोल ए का कितना मोल लिया? ए मोल, और पर मोल ऑफ ए कितना डेटा है? कंबशन। पता है X1 वहां नेगेटिव होगा, वो बाद में वैल्यू पुट करना पड़ेगा, कंबशन वाला डेटा है ना, कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक विदाउट डाउट। तो यहाँ पे माइनस क्या करेंगे? CX3 DX4। सो मैंने पैरेलली देखो लास्ट क्लास जो बताया था फिर बताया, इसी रिएक्शन का अगर एंथैल्पी चेंज निकालना है लेकिन डेटा फॉर्मेशन वाला है, पता है ये सॉल्व करके अगर 500 आ रहा है तो ये भी सॉल्व करके 500 ही आएगा, क्योंकि दोनों कंबशन दोनों इसी रिएक्शन का डेटा है, सेम रिएक्शन का हीट चेंज आ जाएगा दोनों ही फॉर्मूला से, लेकिन जो गिवन डेटा है वो अलग अलग है, इसीलिए मैंने वहां X1 X2 X3 लिखा, यहाँ Y1 Y2 Y3 लिखा। क्या समझ में आ रहा है? किसी भी टारगेट इक्वेशन का अगर आपको हीट चेंज निकालना है, कंबशन वाला डेटा गिवन है, तो कैसे निकालेंगे, ये बात आ गई समझ में? लिखिए देखो,
देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है 139, उसमें दिया हुआ है कि जब अल्काइन को इथाइन बोलते हैं, मतलब सॉरी इथाइन को जब हम रेड हॉट एफई ट्यूब से पास करते हैं तो बेंजीन बन जाता है, ऐसा लिखा है ना। इथाइन मतलब आप समझ रहे हो, ये कंपाउंड शॉर्ट में लिखोगे तो C2H2 है, इसका 3 मोल लेना पड़ेगा, और यहाँ पे रेड हॉट एफई ट्यूब है और इससे बन जाता है बेंजीन। क्या बन जाता है? बेंजीन। दिस इज नोन एज ट्राइमराइजेशन। ये हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइमराइजेशन। समझ गए? ऐसा है, बेंजीन बन गया। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी दिखा सकते हो अगर चाहो तो, कंडेंस फॉर्म में, कि 3 मोल C2H2 है और इससे क्या बन गया? C6H6। अब तुमसे यहाँ क्या पूछा है कि हीट डेटा क्या गिवन है, देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 दिया हुआ है 230, और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन भी गिवन है C6H6 85। ये डेटा किलोजूल पर मोल में है। अब बोल रहा है कि ये जो रिएक्शन है इसका इंथैल्पी चेंज बताओ। बताओ, ये टारगेट इक्वेशन है जिसका एंथैल्पी चेंज पूछा गया। दिस इज द टारगेट इक्वेशन जिसका एंथैल्पी चेंज पूछा गया, और डेटा क्या गिवन है, तो क्या फॉर्मूला लगाए? लास्ट क्लास का फॉर्मूला से बनना है, प्रोडक्ट माइनस, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 85 माइनस प्रोडक्ट में एक ही है ना, 3 इंटू 230, बस यही तो करना है बच्चे। ये तो लास्ट क्लास के कंसेप्ट में बनना चाहिए। अरे वो रिएक्शन ही नीचे लिख दिया है, क्या लिखा है? कैलकुलेट स्टैंडर्ड हीट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इथाइन टू बेंजीन, और रिएक्शन तक लिखा है नीचे। तो हाँ ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन रिएक्शन लिख दिया। ट्राइमेरेशन मतलब ऐसी वाली रिएक्शन कि 3A से A3 बनना, मतलब 3 मॉलिक्यूल जुड़ के एक जाइंट मॉलिक्यूल बनाना। जैसे पॉलीमर क्या होता है, N ऑफ A गिव्स AN। इथीन, इथीन का N मोल लोगे ना तो पॉलीथीन बन जाता है, समझे? ऐसा लिखते हैं, इथीन का N मोल लेने से क्या बन जाता है? पॉलीथीन। ध्यान रखोगे? तो यही था, कुछ ऐसा है नहीं, तुम लोग तुरंत गिव अप करने के मोड में आ जाते हो, है ना। और हीट ऑफ पॉलीमराइजेशन भी तो एक डेफिनेशन है, जो 17-18 डेफिनेशंस था उसमें एक डेफिनेशन हीट ऑफ पॉलीमराइजेशन भी है, हीट ऑफ सब्लिमेशन भी है। अरे ऐसा नो, बोलो। कंटेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम सिस्टम ही ले लो, है ना, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है सुन के। ठीक है ठीक है, वो देखता हूँ, 1 मिनट रुको। लिखो जी, कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। ये हटा दूं क्या इसका? ये मॉड्यूल का सॉल्यूशन है 139 शायद है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन लिख लेना, 139 क्वेश्चन जैसे करा दिया है तो डाउट नहीं आना चाहिए फिर। ये लिख लिया क्या तुम लोगों ने सबने? उसके बाद लिखो कैलकुलेट हीट ऑफ ट्राइमराइजेशन, सॉरी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, है ना। गिवन क्या है देखो, इसको हटा दूं मैं क्या? ठीक है, इसका ना मैकेनिज्म भी पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन में कि ट्राइमर कैसे बन जाता है ना। गिवन है डेल एच कंबशन ऑफ C2H4, है ना। मान लेते हैं ये 300 ले लो,
किलोजूल पर मोल, del H combustion of H2 minus 400 kilojoule per mole, del H combustion of C2H6 मान लो minus 200 किलोजूल पर मोल। अब तुम्हें ये सोचना पड़ेगा ये डेटा गिवन है और कौन से रिएक्शन का आपसे पूछा गया है हीट चेंज, हीट ऑफ तो वो रिएक्शन लिख पाओगे क्या आप? शायद 9-10 में भी ये रिएक्शन पढ़े हो। इथीन को H2 ऐड करते हैं निकेल वगैरह के प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन में जो भी हीट चेंज होगा उसी को हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलेंगे, समझ गए? और किसका बोलेंगे? C2H2 का, सॉरी C2H4 का। तो ये टारगेट इक्वेशन है जिसका आपको क्या निकालना है? इसका ही इंथैल्पी चेंज निकालना है, इसी टारगेट इक्वेशन का इंथैल्पी चेंज निकालना है। अच्छा, जिस टारगेट इक्वेशन का एंथैल्पी चेंज निकालना है उसके लिए डेटा क्या गिवन है? फॉर्मेशन वाला डेटा नहीं गिवन है। कौन सा डेटा गिवन है? कंबशन वाला डेटा गिवन है। तो लगाओ, दिमाग लगाओ, अभी तो बताया। हाँ, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन की बात हो रही है, इस रिएक्शन की बात हो रही है ना। तो हमें लिखना पड़ेगा इथीन का कोफिशिएंट 1 है और उसका वैल्यू 300 है, 300 है ना, प्लस 1 है H2 का कोफिशिएंट, उसका वैल्यू जो वैल्यू है वही रखना बच्चे। रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट बोला ना, माइनस प्रोडक्ट का कोफिशिएंट 1 है और उसका वैल्यू माइनस 200 है। क्या कितना है आंसर? माइनस 500 किलोजूल। और ये जो इंथैल्पी चेंज है यही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। तो देख रहे हो, कोई एक टारगेट इक्वेशन है और उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्या ये फ्यूल नहीं है? इथीन है। यहाँ पे 4 लिख देना, मैं गलती लिख रहा हूँ। क्या इथीन फ्यूल नहीं है? है। क्या H2 फ्यूल नहीं है? क्या इथेन फ्यूल नहीं है? तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जो भी है सब फ्यूल है, और इसीलिए उसका कौन सा डेटा गिवन है? कंबशन वाला। क्लियर है? एक तो हो गया फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना। एक दूसरा अप्रोच भी इसका बताता हूँ, फटाफट लिखो। एक दूसरा अप्रोच भी अभी देखो, आप ज्यादा अच्छा सीख पाओगे, है ना। देता हूं। आगे बढ़े। एक दूसरा अप्रोच देखो जिसमें आपको लगेगा हाँ सर बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया है, कि हम कोशिश करेंगे फॉर्मूला से ही कर लें क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो आ ही गया है। इन तीनों को इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? इतना मैंने सिखाया लास्ट लेक्चर में। अगर हीट ऑफ कंबशन का वैल्यू दिया हुआ है तो कौन सा थर्मोकेमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है? क्या वो लिख पाओगे? तो लिखो ना, रोका किसने? लिखो, इन तीनों का इक्वेशन लिख के दिखाओ। वो जो डेटा है वो कौन से इक्वेशन का वैल्यू है, लिख के दिखाओ। ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके बताओ ना मेरे को। देखो एकदम नहीं पड़ता है जी तुम लोग, सब इस तरह के बातें हमने। ये कौन से इक्वेशन का वैल्यू है देखो, यहाँ लिख देता हूं। आपको लिखना पड़ेगा C2H4 रिएक्टेंट में O2 से बर्न करना पड़ेगा CO2 वाटर। फेज का ज्यादा टेंशन मत लो, तो 2 है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 करनी पड़ेगी। ये जो इक्वेशन है देखो, 1 मोल फ्यूल बर्न हो रहा है एक्सेस ऑफ O2 में, CO2 वाटर, इसका जो हीट चेंज है वही तुम्हारा हीट ऑफ कंबशन ऑफ क्या है? C2H4 है, और वही वैल्यू -300 है। तो जो ये डेटा है ना उसको इक्वेशन में लिखने का पावर होना चाहिए। लास्ट क्लास इस पे बात किया था, अभी एकदम ब्लाइंड हो गया, एकदम तुरंत कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है।
मतलब एक क्लास हुआ और 2-3 दिन ब्रेक हो जाए तो उसके बाद तो वो क्लास कुछ आता ही नहीं है, ये वाली हालत है। ये फिर H2 को हाफ O2, H प्रोडक्ट क्या बनाना है, वाटर ना, तो H2 बर्न करोगे तो CO2 थोड़ी मिलेगा। इस इक्वेशन देखो 1 मोल, इसका कोफिशिएंट 1 रखा है और प्रोडक्ट वाटर बना है उसके हिसाब से O2 लिया है। ऐसा नहीं सोचना कि हाफ मोल O2 से कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ, हमें H2 को वाटर में ले जाना है तो उसके हिसाब से हम O2 डिसाइड करेंगे, तो हाफ मोल। अब इसका जो हीट चेंज है वही तुम्हारा हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 है और वो -400 है। थर्ड वाले को कैसे चेंज करें, तो इसका 1 मोल ही लेना है, C2H6 प्लस O2, 2CO2 प्लस 3H2O ना, 7/2 श्योर। हाँ, अब इसका जो हीट चेंज है वो क्या है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ क्या है C2H6 और वो कितना है -200। अब मुझे बताओ ये जो तीन इक्वेशन है 1 2 3, इन तीनों को किस तरह से हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि ये आ जाए। अभी वाला वैल्यू हटा देता हूं, ठीक है। मुझे बताओ इन तीनों में ऐसा कौन सा मैनिपुलेशन करे कि ये आ जाए। फर्स्ट सेकंड को ऐड करना पड़ेगा, दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, और थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या थर्ड को रिवर्स करके फर्स्ट सेकंड से ऐड कर देंगे। तो पहले थर्ड को रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स थर्ड क्या मिलेगा उसमें, 2CO2 प्लस 3H2O गिव C2H6 प्लस 3.5 O2, और अब इसका डेल्टा H जो है वो +200 कर दें। अब ऐड किनको किनको करना है, इसको, इसको और इसको ऐड करना है, नहीं, ऐड दिस 3, व्हाट यू विल गेट, बीच वाले इक्वेशन को ऐड नहीं करना है, थर्ड वाले को, रिवर्स ऑफ थर्ड को ऐड करना है। जैसे आप इसको ऐड करोगे, यहाँ देखो CO2 CO2 कैंसिल, यहाँ वाटर एक और यहाँ 2 और यहाँ 3, वाटर भी कैंसिल, बोलो। इधर प्रोडक्ट में O2 कितना है 3.5, ये दोनों को ऐड करना है जी, 3.5, यहाँ भी कितना है, तो ये और ये भी कैंसिल, तो रिएक्टेंट में सिर्फ बचा क्या, एंड ये बीच वाला इक्वेशन को ध्यान में मत रखिए, रिवर्स हो चुका है, इसको हमने नहीं किया कुछ भी, फर्स्ट सेकंड और रिवर्स ऑफ थर्ड को ऐड किया है, बोलो। और इधर प्रोडक्ट में क्या बचा, देखो इधर तो कुछ नहीं बचा, इधर भी कुछ, सिर्फ क्या बचा, और जब ऐसे ऑपरेशंस हम करते हैं तो फाइनल एंथैल्पी चेंज क्या लिखते हैं हम लोग, तीन इक्वेशन को जब ऐड करते हो, इसको इसको और इसको ऐड किया ना, तो एंथैल्पी भी ऐड हो जाता है, तो -300 -400 +200 कितना आ गया, एक तो फॉर्मूला से आया और एक, अब तुम देखो ये फॉर्मूला लगाओगे या ये करोगे, सेम तरह के लॉजिक फॉर्मेशन में भी करके बताया था, मुझे पता है वो जीरो पे आ गया, वो जो फॉर्मेशन में जो समझाया था फॉर्मूला से और फिर इक्वेशन को लिख कर, क्योंकि अभी फॉर्मेशन का डेटा से इक्वेशन ही नहीं लिख पा रहे लोग, थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ने चले है ना, इतने अच्छे से समझ के जाते हैं और फिर सब बेकार, क्योंकि हम डिसिप्लिन में रहना नहीं चाहते। फॉर्मेशन का वैल्यू दिया है, बोलता है इक्वेशन लिखो, नहीं लिख पा रहा है। कंबशन का वैल्यू लास्ट क्लास प्रैक्टिस कराया, बोला उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखो, नहीं लिख पा रहे हैं, है ना। एक दो स्टूडेंट लिख रहे हैं, बाकी तो सब ऐसे ही बैठे पड़े। इससे ज्यादा क्या क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन दूं कि भाई साहब फॉर्मूला यूज नहीं कर पा रहे, ले अंडरस्टैंडिंग देख, समझ कि क्यों फॉर्मूला आया। टारगेट इक्वेशन का अगर कंबशन वाला डेटा गिवन है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, और टारगेट इक्वेशन की एंथैल्पी चेंज निकालनी है, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना पड़ता है। इतना अच्छे से सिखाया, ये फॉर्मूला मान लो लग गया कि रटने वाला है सर, लॉजिकली समझाया। अब ये लॉजिक कब समझ में आएगा, जब जो गिवन डेटा था उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर पाओगे तभी तो, फिर उसमें अलजेब्रिक ऑपरेशन लगाना पड़ता है। क्या ही हो गया है तुम लोगों को, एकदम डिसिप्लिन में नहीं रहते।
लिखो, समझो। मॉड्यूल है सबके पास, सबके बेंचेस पे है। तो मॉड्यूल का कंबशन वाला देखो कितना सवाल है, वो सारे करने हैं, जिसमें से अभी फिलहाल के लिए ये करो एक 145 और 146 करो, बाकी घर पे करना। पेज नंबर है 111, है ना। एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। क्वेश्चन 145 में है, ए पर्सन रिक्वायर्स 2870 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी टू लीड ए नॉर्मल लाइफ if heat of combustion of cane sugar is minus 1349 kilocalorie, then his daily consumption of cane sugar is। कहने का मतलब देखो, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया गया है, उसमें ऐसा बोला जा रहा है कि एक पर्सन को जिंदा रहने के लिए डेली बेसिस पे 2870 किलो कैलोरी चाहिए, है ना। और बोल रहा है वो पूरा एनर्जी केन शुगर से ही लेता है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, पूरा एनर्जी क्या खा के ले रहा है, और एक मोल केन शुगर का जो कंबशन वाला वैल्यू है, हीट ऑफ कंबशन, वो कितना है, -1349। तो बोल रहा है डेली बेसिस पे उसको कितना शुगर खाना चाहिए ताकि वो सरवाइव कर सके। ट्राई करो, क्वेश्चन समझा दिया मैंने, है ना। ट्राई करिए, कैसे बनेगा थोड़ा दिमाग लगाइए। थोड़ा ही कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है कैलकुलेशन, है ना। शुगर केन का जो मोलर मास होता है बच्चे, आपको ना मास निकालना है शुगर केन का, कि कितना खाना से वो आदमी जिंदा रह सकता है, या फिर उसको डेली बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट है वो मिल सकता है ना। आपको क्या बोला जा रहा है, टोटल एनर्जी कितना है जो चाहिए उसको, टोटल एनर्जी जो चाहिए वो 2870 किलो कैलोरी है ना। 1 मोल C12H22O11 गिव्स कितना एनर्जी देगा। देखो माइनस माइनस वो कंबशन है इसीलिए नेगेटिव है, लेकिन एक मोल से कितना एनर्जी मिल जाएगा, 1349 किलो कैलोरी एक मोल से मिल जाएगा। एक मोल मतलब 342 ग्राम से उसको कितना एनर्जी मिल जाएगा, बात समझे। मान लो उसको x ग्राम खाना है, 1 ग्राम से कितना एनर्जी मिल जाएगा, चलो 1 ग्राम अगर खाया तो 1349 बाई 1 ग्राम शुगर से, यही तो कैल्फिक वैल्यू हो गया। 1 ग्राम शुगर से उसको इतना एनर्जी मिल जाएगा। अरे ऐसा नो, x मान लो उसको सारे दिन में x ग्राम शुगर खाना पड़ रहा है, तो x ग्राम शुगर से उसको एनर्जी कितना मिलेगा पर ग्राम, अगर पता है तो x ग्राम से कितना मिल जाएगा इंटू x, दिस इज द एनर्जी बोलो, एंड दिस एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी नीडेड। 1 ग्राम से अगर इतना हो रहा है तो x ग्राम, मान लो सुबह से शाम तक में x ग्राम शुगर खाया उसने, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, सिर्फ चीनी थोड़ी खाते सुबह से शाम तक। अरे ऐसा नो, हाँ क्या मैं तो नहीं देखा, मैं तो देखा ही नहीं। बहुत मीठा खाती हो क्या तुम, पानी का बोतल भी मीठा है इसमें भी। अरे नहीं नहीं इतना मीठा मत खाओ। तू तो मीठा खा थोड़ा। तू फिर बोला ओके, सो इसको और इसको इक्वेट करो, देखो 1349 बाई 342 इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू 2870। यहाँ से x निकाल लो, आंसर आ जाएगा। कितना है, केजी में आया क्या, कितने ग्राम आए, दिस मच ग्राम शुगर उसको खाना पड़ेगा ना सुबह से शाम तक में। क्लियर है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। उसके बाद वाला क्वेश्चन ट्राई करो, बोल रहा है क्या, ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 ग्राम ऑफ मीथेन 26575 कैलोरी हीट इज जनरेटेड
2 ग्राम मीथेन से 26575 calorie heat is generated. Heat of formation of methane will be, heat of formation निकालना है मीथेन का, और heat of formation of CO2 और water given है. ट्राई करना है क्वेश्चन, अच्छा सवाल है. चलो इसका पहले लिखो, फिर से क्वेश्चन ट्राई करना. दिस इज 145 क्वेश्चन. 146 में डाउट दे रहा हूँ, मॉड्यूल का भी करना है आपको सॉल्विंग. जल्दी करो. देखो 146 जो क्वेश्चन है वो मैं एक बार लिख देता हूं. क्या क्वेश्चन है? कैल्विक वैल्यू नहीं दिया है, 2 ग्राम मीथेन का हीट ऑफ कंबशन गिवन है. ठीक है. 146 क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, एनर्जेटिक्स का है ना. क्वेश्चन इज हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन फॉर 2 ग्राम ऑफ मीथेन. ये डेटा गिवन है. मैं किलो जूल में लिख देता हूं, 26.575 किलो कैलोरी. कैलोरी में दिया था, मैंने किलो कैलोरी में लिख दिया, चलेगा? दिया हुआ है क्या? 26575 कैलोरीज, और ये नेगेटिव में लिखो क्योंकि हीट ऑफ कंबशन तो रिलीज होता है. अच्छा, उसके बाद आपको निकालना क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकालना है. ये क्वेश्चन मार्क है. और क्या गिवन है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गिवन है -9, ये भी कैलोरीज में है ना, तो 97 किलो कैलोरीज लिख देता हूं पर मोल, राइट. एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी गिवन है -68 किलो कैलोरी पर मोल. ये सारे डेटा गिवन है. 2 ग्राम का कंबशन का वैल्यू गिवन है, फॉर्मेशन और एक और फॉर्मेशन निकालना है. ठीक है, यही क्वेश्चन है. ट्राई करो भी. हो गया सबसे? अब देखो मैं सॉल्व करके बताता हूं. सबसे पहले तो अगर हमें 2 ग्राम मीथेन का पता है वैल्यू, तो पर मोल मैं क्या लिख सकता हूं? हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन पर मोल. 2 ग्राम का पता है, मीथेन का मोलर मास 16 ग्राम होता है, तो 2 ग्राम का पता है तो 16 ग्राम का निकल जाएगा. कितना हो जाएगा? -26.575 बाई 2 इंटू 16. ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके? पहले मैं पर मोल निकाल लेता हूं, चलेगा? पर मोल ऑफ मीथेन कितना? 2 ग्राम मीथेन का अगर पता है, अभी इससे पहले वैसे ही सवाल किया था हमने, है ना. कितना हो जाएगा? 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसको. 26.575 इंटू 8 किलो कैलोरी सॉल्व करना पड़ेगा. अच्छा एक चीज और बताओ, हमें जो चाहिए, हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए, तो हम हीट ऑफ फॉर्मेशन वाला इक्वेशन लिख सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे कि जो कंबशन है पहले उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं. कंबशन को अगर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ये कौन से इक्वेशन का वैल्यू है पहले वो तो लिख दे. हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन गिवन है, तो वो कौन सा इक्वेशन का वैल्यू है? तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा. इसका जो हीट चेंज है वही हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन है. एंड ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? क्या? 21 पॉइंट, अरे 26 और यहाँ 8 है. 212 वही 0.6, ये सही लग रहा है मेरे को. अरे एक बात बताओ, 25 अगर मान लो 26 को 25 मान ले, तो 25 इंटू 8 200 तो ऐसे ही हो गया. समझ में आ रहा है? दिमाग लगाओ ना. चलो कोई नहीं, मैंने शुरू में किलो कैलोरीज में लिखते आ रहे हैं, लिख रहे हैं. मुझे बताओ, ये जो टारगेट इक्वेशन है बच्चे, इसका अगर हीट चेंज निकालना है फॉर्मेशन वाले डेटा से,
जो यहां देखो उल्टा है, टारगेट इक्वेशन का वैल्यू गिवन है, हर बार क्या होता था, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वाला डेटा गिवन होता था, तो हम टारगेट इक्वेशन का हीट ऑफ रिएक्शन निकालते थे। यहाँ उल्टा भी कर सकते हैं, अगर टारगेट इक्वेशन का हीट ऑफ रिएक्शन गिवन है और इसका फॉर्मेशन वाला डेटा से हम निकालने का कोशिश करें, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, 1 इंटू CO2 का वैल्यू कितना है, -97। फॉर्मेशन में हम प्रोडक्ट पहले लेते हैं ना, 2 इंटू वाटर का वैल्यू कितना है, बोलो, -1 इंटू एक्स। हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन चाहिए, तो मीथेन का हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्स मान लेते हैं। अच्छा, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, O2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्टैंडर्ड स्टेट में 0 मानते हैं। तो देखो जो टारगेट इक्वेशन है उसमें से प्रोडक्ट का अगर फॉर्मेशन वाला डेटा गिवन था, रिएक्टेंट का नहीं गिवन था, यही तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि यार ये टारगेट इक्वेशन है, ऐसे टारगेट इक्वेशन भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। मैंने तो कंबशन के 2 ग्राम कंबशन से पहले पर मोल वैल्यू निकाला और पर मोल कंबशन को इक्वेशन ऑफ कंबशन में चेंज किया, यही तो भी सीख रहे थे। कंबशन को इक्वेशन में जब चेंज किया, अब हमको दिख रहा है ये टारगेट इक्वेशन है, और इस टारगेट इक्वेशन का इंथैल्पी चेंज कंबशन के डेटा के बेसिस पे लिखा जा सकता है। तो इस पूरे में वेरिएबल क्या है, एक्स है, और इसका वैल्यू तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितना, बोलो, नेगेटिव में -212 ना, 0.6 इज इक्वल टू -97 माइनस 136 माइनस एक्स ना, तो यहां से एक्स आ जाएगा, इसको इधर और इसको इधर ले आओ, -97 माइनस 136 प्लस 212.6, सॉल्व कर लो। क्वेश्चन समझ पाए आप लोग? थर्मोकेमिस्ट्री ना, जब तक आप हर क्वेश्चन को अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नहीं सॉल्व करोगे, एक सेट ऑफ माइंड या वर्किंग प्रोसीड्यूर स्टेप्स नहीं समझ में आता है ना। होता है आंसर में क्वेश्चन छुपा हुआ है, क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है, इनफैक्ट सब डेटा छुपा हुआ है, लेकिन हम उसको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, हमने क्या किया, 2 ग्राम मीथेन के कंबशन से पर मोल कंबशन निकाला, कंबशन वाले वैल्यू को इक्वेशन में लिखा, एक टारगेट इक्वेशन मिला, टारगेट इक्वेशन का फिर फॉर्मेशन के बेसिस पे एंथैल्पी चेंज निकाला, और इस टारगेट इक्वेशन का जो एंथैल्पी चेंज है वो ऑलरेडी गिवन है। इसको हम मतलब नीचे जो हमने फॉर्मूला से किया है वो एक इक्वेशन निकाल के इनडायरेक्टली कर 0.2 तीन फॉर्मूला से इनडायरेक्टली 3 इक्वेशन लिखकर लेंथ दी जाएगा ना, कर सकते हैं, वो भी स्टेप कर सकते हैं, कर सकते हैं। सर वो उसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन हीट ऑफ कंबशन नहीं, कहाँ यार, हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट का अलग अलग फॉर्मेशन इक्वेशन है क्या पहले, फिर ये कंबशन इक्वेशन है, एक टारगेट इक्वेशन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, तो ये फॉर्मेशन में तो है ही नहीं, लेकिन टारगेट इक्वेशन का हीट चेंज कैसे निकाल सकते हैं, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वाला वैल्यू दिया तो फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, और इसी टारगेट इक्वेशन का वैल्यू तो गिवन है, इस टारगेट इक्वेशन का वैल्यू given है, which is nothing but heat of combustion of methane, and based on heat of combustion of methane we can calculate heat of formation of methane. heat of combustion of methane and heat of formation of methane दोनों अलग अलग बातें हैं यार। heat of combustion of methane का मतलब मीथेन को बर्न करो 1 मोल को, और heat of formation of methane का क्या मतलब है, 1 मोल मीथेन बनाओ from the elements in their standard state of standard state। अंतर ही नहीं समझ पा रहे हैं, है कि नहीं? एक होता है ना कि कोई चीज स्टार्ट किया तुमने और
जैसे नीट की जर्नी स्टार्ट करी है ना, और मझधार में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है, तुम लोग ऐसे क्वेश्चन पूछने के अभी काबिल भी नहीं हो। रीजन, जो रिक्वायर्ड मैंने तो कर ही नहीं रहे, ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछोगे तुम लोग। एक होता है ना कि किसी ने कुछ, मान लो सिंपल एक बिजनेस शुरू किया, एकदम जी जान से मेहनत कर रहा है, फिर भी उसको डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, सक्सेस होगा नहीं होगा, वो एक अलग लोग होते हैं। तुम लोग अभी तक एग्जॉस्ट ही नहीं हुए, कुछ भी नहीं, एकदम कंफर्ट गोइंग लाइफ में जी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। मतलब मैं कभी कभी सरप्राइज होता हूँ यार कि कुछ लोग ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे कि जिनके पेरेंट्स, मम्मी पापा अच्छे खासे मतलब एजुकेटेड हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उस बच्चे को मैं देखता हूँ दिन रात 12-15 घंटे पढ़ रहा है। बिगड़ा नहीं है, अपने आप को संभाल के रखा है, क्योंकि अपनी एक पहचान बनानी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो चाहे तो इतने पैसे हैं पेरेंट्स के पास कि आराम से वो नहीं भी पढ़ेगा चल जाएगा, लेकिन पता नहीं कैसा वो मतलब मेंटेलिटी है कि नहीं, उनको पता है कि अच्छा इंसान बनना क्या होता है, किस दुनिया में जी रहे हैं, एहसास ही नहीं है कि हमें मेहनत करना चाहिए। एक्टिंग बहुत अच्छी होती है कि सर दिन भर तो पढ़ ही रहे हैं। इस तरह से माइंड कैसे चलेगा, जब ये सब कैसे सोच पाओगे, कैसे इस तरह से माइंड कैसे चलेगा, क्या लगता है अपने आप सपने आ जाएंगे कि हाँ ये लगा दो। और भरोसा दिला रहा हूं, मेहनत करोगे तो ये सब बहुत इजी लगने लगता है। अगर आप 10, 20, 50 क्वेश्चन पे खुद से मेहनत करना सोचते हो, सोचना शुरू करते हो कि सर ने ये पढ़ाया है, कैसे रिलेट कर सकते हैं, कोई रिलेशन निकाल सकते हैं, तो फिर वो समझ में आता है कि हाँ मेहनत है। जो क्लास में लिखा के भेजा है उसका भी टेक केयर नहीं करना है। लिखो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। चलो कोई नहीं, मुझे अपना काम ईमानदारी से करना है। एनीवन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? when one mole of acid is react. हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है डेफिनेशन। अब देखो इसमें यूज आता है रेडॉक्स का, इक्विवेलेंट्स का, वो नहीं आता तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आएगी, है ना। बोला जाता है जब वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रिएक्ट विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ बेस, है ना, देन एनर्जी रिलीज होती है। एसिड बेस जब भी रिएक्ट होता है ना बच्चे, तो बेसिकली एसिड का, एसिड से H प्लस आता है और बेस से OH माइनस आता है, तो H प्लस OH माइनस जब भी जुड़ते हैं तो वाटर बनता है, और उस प्रोसेस में भी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है न्यूट्रलाइजेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। पहले डेफिनेशन लिख लो, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड when one equivalent of when one equivalent of one equivalent of acid is completely neutralized by using one equivalent of base. The amount of heat evolved when one equivalent of acid is completely neutralized by using is completely neutralized by, मॉड्यूल में भी डेफिनेशन लिखा होगा, आप देख सकते हो। The amount of heat evolved when one equivalent of acid is completely neutralized by using one equivalent of base
in dilute solution is called heat of neutralization. देखो, अगर कोई एसिड है और कोई बेस है तो हमें पता है सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. लेकिन एसिड का 1 इक्विवेलेंट लेना है और इसका भी 1 इक्विवेलेंट ही लेना है, तब जाके जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा वही कहलाएगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. सॉल्ट क्या बन रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन दोनों को 1-1 ही रखना है. जैसे मान लो HCl और NaOH ले लिया, इसका 1 इक्विवेलेंट है, इसका 1 इक्विवेलेंट है, तो बन जाता है NaCl प्लस वाटर. पता है ये दोनों 0-0 है और 1-1 इक्विवेलेंट है, तो आपको तो पता है इक्विवेलेंट का कंसेप्ट क्या है. इसका 5 इक्विवेलेंट तो इसके 5 इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा, इसका 1 है तो इसके 1 से रिएक्ट करेगा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस. तो ये दोनों 0 लिख दो, ये 1 इक्विवेलेंट बन गया. तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी वही कहलाएगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. अब आयनिक में सिखाया जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, आयनिक इक्विलिब्रियम में सिखाया जाता है. ठीक है, अगर एसिड बेस पढ़ाया हुआ होगा तो बताया गया होगा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, HCl बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है 100% ये टूट जाएगा H+N, इसका मतलब भी वही है 100% ब्रेक हो जाएगा Na+N OH- में. गुड टू गो. तो न्यूट्रलाइजेशन इज जस्ट आयन एक्सचेंज रिएक्शन. इसका कैटायन इसके एनायन के साथ जोड़ दो और इसका एनायन इसके कैटायन के साथ जोड़ दो, तो आयन एक्सचेंज हो गया. क्या बन गया Na+Cl-. अब NaCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस के फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन वाटर जो बना वो आयंस के फॉर्म में नहीं रहेगा, H+OH-. पता है दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस होता है वो निठल्ले होते हैं, यूजलेस होते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस होता है यूजलेस होता है, नो रिएक्शन, ऐसे ही पड़े रहते हैं सॉल्यूशन में, स्पेक्टेटर आयन. Na+ भी स्ट्रॉन्ग बेस से जो आया है कैटायन वो भी निठल्ले हैं, सॉल्यूशन में बस पड़ा रहेगा लाइक स्पेक्टेटर आयन. तो ये सब पूरा खत्म हो गया, कैंसिल. तो मेनली न्यूट्रलाइजेशन इज ऑल अबाउट दिस रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन इज ऑल अबाउट. तो जब भी 1 मोल H प्लस 1 मोल OH- रिएक्ट करेगा, बेटर टू से 1 इक्विवेलेंट. अच्छा, H प्लस का एन फैक्टर 1 है, OH- का भी एन फैक्टर, तो मोल बोलो या 1 इक्विवेलेंट बोलो बराबर है. 1 मोल 1 इक्विवेलेंट, 1 मोल. सो 1 मोल H प्लस 1 मोल OH- से रिएक्ट करके वाटर बनाएगा. इस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी वही है क्या, हीट ऑफ. हमें ऐसा लगता है कि हम एसिड बेस मिक्स कर रहे हैं और सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में एसिड का H प्लस बेस का OH- रिएक्ट करके वाटर बना रहा है. बाकी जो आयंस बन रहे हैं आयनिक है ना. सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो 100% ब्रेक हो जाएगा. ये भी 100% ब्रोकन है, ये भी 100% ब्रोकन है. तो दोनों तरफ से जो स्पेक्टेटर आयन उसको कैंसिल कर रहे हैं. हालांकि हमेशा ऐसा नहीं, आयनिक में देखोगे कोई वीक एसिड का जो आयन है ना वो रिएक्टिव होता है. ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट ऐसा है कि वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस रिएक्टिव होता है, समझ में है. स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है. तो यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया, इसीलिए वो सबको कैंसिल कर दिया, Cl- को, Na+- को. सो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन एक्चुअली. पहला डेफिनेशन तो एसिड प्लस बेस, ये न्यूट्रलाइजेशन है. लेकिन कोई बोले नहीं इन डेप्थ बताओ, तब बोलना न्यूट्रलाइजेशन इज रिएक्शन बिटवीन H+ दैट कम्स फ्रॉम एसिड and OH- that comes from base, that is neutralization. good to go. और एक मजेदार ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे समझना, कि जब भी एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस स्ट्रॉन्ग है, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ एसिड एंड बेस, मतलब टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस, HCl लो या HI लो, NaOH लो या KOH लो, अगर एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमेशा फिक्स होती है. एनर्जी जो रिलीज होती है 1 मोल वाटर जब बनता है 1 मोल H+ और 1 मोल OH-, बट बी श्योर कि H+ कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, whatever strong acid, HCl, HF, HI, sorry not HF, HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड से 1 मोल H+ आना चाहिए, किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस से 1 मोल OH- आना चाहिए. तो जो एनर्जी रिलीज होती है
वो हमेशा फिक्स होती है। समझ में आ रहा है? तो इतना पहले लिख लो, फिर मैं वो लाइन लिखा देता हूं। इनफैक्ट पहले वो लाइन लिख लो, व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय, लिखो व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ, नहीं डेफिनेशन के बाद का पॉइंट है, व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय, when one equivalent of strong acid is completely neutralized by a strong base, when one equivalent of strong acid is completely neutralized by a strong base, then the heat evolved remain constant, then the heat evolved remains constant and its value is 13.7 kilocalorie per equivalent, or then the heat evolved then the evolved heat या heat evolved remains constant and its value is 13.7 kilocalorie per equivalent or 57.1 kilojoule per equivalent, 57.1 kilojoule per equivalent। लिख के रखिए इसको। मैंने ये जो लाइन लिखा है बात समझ में आ रहा है कि अगर 1 मोल H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, 1 मोल OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस से आया, तो 1 मोल पानी बना और ये वैल्यू 13.7 किलो कैलोरी है या फिर माइनस 57.1 किलो जूल। दो अलग अलग यूनिट है बस, केजी ग्राम जैसे होता है, जूल कैलोरी हमेशा फिक्स हो जाएगा। लेकिन 20 और ये कहां से आया है? वीक से नहीं, ये कहां से आया है? समझ में आ रहा है? लिखिए फिर। ये लिख लिया सबने जी? क्या क्या है यहाँ पे बताओ? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन समझ रहे हो? ठीक है। तो अगर आयनिक का पहला 3 लेक्चर आप अगर देखते हो या अभी क्लास में जब पढ़ाई हो जाएगी तो उसमें आपको दिखेगा साइलेंस, उसमें आपको दिखेगा स्ट्रॉन्ग एसिड में नाम दिखेगा HCl, HBr, HI, H2SO4, HClO4, HNO3 एंड HClO3 भी। इन सब का एन फैक्टर 1 है, इन सब का एन फैक्टर 1 है क्योंकि एक ही H प्लस देता है। इसका एन फैक्टर सिर्फ क्या है? 2। दिस आर द लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस में जो नाम आएगा LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, BaOH होल 2, SrOH होल 2, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। इतना ही नाम रटना है स्ट्रॉन्ग बेस में। इसके अलावा जितने भी हाइड्रोक्साइड दिखेंगे उसको वीक बेस मानना है। इसके अलावा कोई एसिड दिखेगा उसको वीक एसिड मानना है। जैसे वीक एसिड भरे पड़े हैं, मैं बताऊं, जैसे HF है, HCN है, फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, किसी भी तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड ऑलमोस्ट, है ना। कार्बोनिक एसिड H2CO3, HNO2, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक स्ट्रॉन्ग है, नाइट्रस वीक है। तो इस तरह से ना आप चाहो तो इसके 50 एज ए होमवर्क ले सकते हो, वीक एसिड का नाम लिखिए। देखो अच्छी बात क्या है, ये रट लिया ना, इधर इधर ध्यान दे, ये रट लिया ना तो इसके लिस्ट से अलग कोई भी एसिड दिखे तो वीक हो जाएगा। ये तो सिर्फ इतना ही नाम रटना है। स्ट्रॉन्ग बेस में देखो कितने 5-7 ही है, अगर इसको देख के अलग अगर दिख गया तो वीक बेस हो जाएगा। जैसे AgOH है ना, BeOH होल 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, है ना, क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब सारे वीक के कैटेगरी में आते हैं। कोशिश करो इसको भी कम से कम 50 तक लिखने का, लेकिन आपको नाम तो यही रटना है, जितना कर सके नाम तो यही रटना है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इनमें से कोई भी एसिड से अगर H प्लस आ जाए, इनमें से कोई भी एसिड से 1 मोल H प्लस आ जाए, इनमें से किसी भी बेस से 1 मोल OH माइनस आ जाए,
गेटिंग माई पॉइंट? कोई भी बेस हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ आरबीओएच है या केओएच है, डजेंट मैटर, लेकिन बेस की औकात होनी चाहिए 1 मोल OH माइनस देने की, और वो तभी पॉसिबल है जो इसका 1 इक्विवेलेंट लोगे, और एसिड का भी औकात होना चाहिए 1 मोल H प्लस देने की। अरे समझ रहा है? तब जाके क्या होगा, समझ गए क्या? तो फिक्स कर दे, तो ये 1 इक्विवेलेंट मतलब 1 मोल, ये 0, ये दोनों 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये हमेशा वैल्यू फिक्स है ना, -13.7 या -57 पॉइंट, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग एक वीक वाले से आ गया, मान लो एसिड तो स्ट्रॉन्ग लिया लेकिन बेस वीक ले लिया, या बेस स्ट्रॉन्ग लिया एसिड वीक ले लिया, तो ये वैल्यू उससे कम रिलीज होगा, उतना ही नहीं होगा, कम हो जाएगा, मतलब हो सकता है -12 हो जाए। क्या कैन यू गेस? थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो ऐसा क्यों कम हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से वैल्यू इतना है, ऑब्वियसली कोई भी वीक लेते हो तो उसको 100% तोड़ने के लिए थोड़ा एनर्जी चाहिए ना, तो जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो उसको तोड़ने में यूज हो जाएगा, तो उस केस में थोड़ा वैल्यू क्या होगा, कम रिलीज होगा। यही तो समझना है, बात समझ रहे हो? दोनों वीक हो गया तो और कम, दोनों वीक हो गया तो ठीक है, तो नोट में ये पॉइंट भी लिखेंगे हम लोग, पहले इतना लिख सकते हैं। ये पार्ट कहाँ सीखते हैं बच्चे? फुल डिटेल में आयनिक में सीखते हैं ये पार्ट, है ना? जल्दी जल्दी। ओए इतना मैंने लिख दिया। सर एक छोटा होता वो SrOH2 और BaOH2 स्ट्रॉन्ग के कैटेगरी में, ये सारे स्ट्रॉन्ग के कैटेगरी में हैं, ये भी सारे स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में हैं। और आयनिक जब बहुत डिटेल में पढ़ोगे ना बच्चे, तो एक चीज और रट लेना यहीं पर, कि इन सब का जो एनायन है Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, सल्फेट, है ना, पर क्लोरेट, क्लोरेट, नाइट्रेट, ये सारे एनायंस यूजलेस फेलो हैं, निठल्ले हैं, निकम्मे हैं, यूजलेस हैं, वाटर में बस क्या रहेगा, पड़ा रहेगा, स्पेक्टेटर, वाटर से रिएक्ट नहीं, है ना? अपने से रिलेट कर रहे हैं क्या तुम लोग? हाँ, अरे नहीं तुम लोग बहुत काम के हो है, ऐसा नहीं है, हाँ तुम लोग यार, सोहम तो मतलब क्या ही बोलेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है इसमें, क्या जी? तो गुस्सा होता है ना मेरे पे कभी कभी, मैं गुस्सा, ये हक दिया है तूने मेरे को, मैं तेरे पे गुस्सा हो सकूं? हाँ सच बोल। लिखिए, whenever one equivalent of acid react with one equivalent of base such that one of them or both of them are weak, such that one of them or both of them are weak, such that one of them or both of them are weak. In this case, amount of energy released is less than 13.7 kilocalorie or 57.1 kilojoule. In this case, amount of energy released
दैट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा एच एन भी लिख सकते हो. इन दिस केस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ब्रैकेट में डेल एच न्यूट्रलाइजेशन इज लेस देन 13.7 है ना, और 57.1. 13.7 किलो कैलोरी लिखना एंड 57.1 किलो जूल है ना. इसमें एक और पॉइंट लिख लो, एक एक्सेप्शनल पॉइंट है, एक्सेप्शनल केस लिख लो बस, ऐसे हेडिंग दे दो एक्सेप्शनल केस, उसके बाद लिखना व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ HF इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय, एक्सेप्शनल केस में क्या लिखा, व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ HF is completely neutralized by a strong base, when one equivalent of HF is completely neutralized by strong base, then the evolved heat is more than 13.7. ये एक एक्सेप्शनल केस है. देखो HF वीक एसिड है फिर भी ज्यादा एनर्जी दे रहा है, इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल बातें कर दी. समझ गए? HF वीक है, मैंने क्या बोला, कोई एक वीक हो या दोनों वीक हो तो कम होता है, लेकिन HF अगर वीक है तो 13.7 से भी ज्यादा होता है. उसका रीजन भी लिखा देता हूं. When one equivalent of HF is completely neutralized by strong base, then heat evolved is more than 13.7 kilocalorie or 57.1 kilojoule. Full stop. This is due to heat of hydration of F minus ion. This is due to heat of hydration of F minus ion. This is due to heat of hydration of F minus ion, which is exothermic. अच्छा, मैं देखो पूरा बात नहीं बता पाया बच्चे, तुम लोग वहां पे मुझे रोक लिए. ये सारे यूजलेस फेलो हैं. उसी तरह से ये रट लेना, Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस Sr प्लस 2 एंड Ba प्लस 2, ये सारे कैटायन भी स्पेक्टेटर है. आयनिक में बहुत हेल्प करेगा ये पार्ट, है ना. दिस कैटायंस विल नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, दे विल अंडरगो हाइड्रेशन ओनली. ये वाला कंसेप्ट है, पहले 3 लेक्चर में भी सीख जाओगे आप लोग. ठीक है, यहां तक समझ गए? तो अभी जो मैंने सिखाया उसमें आप 2 बातें लिख सकते हो. इनफैक्ट इक्वेशंस में उसको खुद से लिख लेना, मैं नहीं लिखा रहा. एक मैं पीडीएफ शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ आज ग्रुप में, उस पीडीएफ को कंप्लीट करके लाना है. 34 पेजेस के हैं, जिसमें 17 मैंने करा दिए हैं, तो 17 तो पढ़ना ही है दोबारा, और 17 में जितने न्यूमेरिकल्स दिखेंगे वो भी पढ़ना है, और फिर रिमेनिंग 17 आपको करके लाने, यही होमवर्क है. समझ गए? मतलब थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स जो है वहां पे लिखे हुए, यही होमवर्क है.